Hello everyone, this is me Pooja and you are with Motherboard the Pal guys your all access option yes. अच्छा, कभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप प्रिपरेशन करते रहते हैं तो एक दिन तो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ आसान है, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन लगता है अप एंड डाउन चलता रहता है। चलो छोड़ो, बट हाँ, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक ये मेरी लेज़र एक्टिविटी है जिसके थ्रू ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ कर ही लूँगी, सब ठीक ही होगा। कल ऐसे ही मेरा डिमोटिवेटेड फील हुआ था जब, क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिस, आपको पता ही होगा कि जे केमिस्ट्री में आपको जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट होता है तब आपको असाइनमेंट दिया जाता है और देखा जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपने कितना कर दिया होगा। तो आज बहुत ही अच्छा गया है मेरा टेस्ट और आज मैं वीडियो सोल्यूशन भी उसका देखने वाली हूँ। तो चलिए, कहते हैं ना, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सक्सेस। तो हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टू बी अ कॉन्फिडेंट होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने मॉर्निंग में आपको ग्रुप थियरी के बारे में बताया था, हाउ टू ग्रुप थियरी के जो प्लेन एक्सेस, मतलब जब तक आप उसका बेस नहीं समझेंगे तब तक उसका आपको पॉइंट ग्रुप किस तरीके से पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट करना है वो नहीं आप समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने प्लेन सिमेट्री, एक्सेस सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ में थर्मोडाइनमिक्स का भी मैं रिविज़न कर रही हूँ। थर्मोडाइनमिक्स मेरा तकरीबन 1 महीना चला गया है, लेकिन अभी भी वही हालत है, न जाने कब मेरा पूरी तरह समझेगा। एक्चुअली कैसा होता है कि थर्मोडाइनमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, आप कितना भी कर लो पर जब डेरिवेशन करने की बारी आती है तब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जो आपको दिख ही रहा होगा, कल रात मैंने तकरीबन 3.5 घंटे लगाए और डेरिवेशन का हालत वैसा ही था। तो चलिए, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड होता है। अब जो स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स की बात होती है तो उसमें होता है क्लासिकल होता है, दूसरा होता है क्वांटम। क्लासिकल का मतलब होता है जिसमें हम लोग मैक्रो, जिसमें इन केस आप यूनिट सेल ले लो, एक लैटिस ले लो, जब आप उसमें छोटी एक बीकर लो और उसमें से एक छोटा सा ड्रॉप निकालो और अगर आप उसके बारे में स्टडी करें तो दैट इज़ अ माइक्रो एंड वन ऑफ मैक्रो। ठीक है, अगर हम किसी की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, मैक्रो प्रॉपर्टीज़ की, तो वो क्लासिकल है और क्वांटम जो होता है वो माइक्रो होता है, छोटा, जैसे 1 मोलर और 1 मॉलिक्यूल। तो ये जो आपका स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है वो डिपेंड होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आपसे कोई पूछे ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, एजेंसी, जो मैंने आपको बताया भी था, एंड माइक्रोस्टेट, तो सब कुछ का मतलब होता है रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी का ही अलग नाम है ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, एजेंसी, माइक्रोस्टेट। ओके, उस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे तरीका बताया गया कि ये आपका है कार्बन और ये है आपका ऑक्सीजन। तो इसे किसी भी या तो इसे कार्बन और ऑक्सीजन लिख सकते हैं या फिर ऑक्सीजन और कार्बन की तरह बना सकते हैं, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। उसी तरीके से H2O का हो सकता है H तो यहाँ और यहाँ पर, और ऑक्सीजन इस तरीके से बड़े में। आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में जब भी हम किसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, तो हम समझते हैं वो सब कुछ स्फेरिकल होता है। ग्रुप थियरी आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी होती है कि जब हम ग्रुप थियरी को स्टडी करते हैं तो हम जो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब स्पेस में किसी भी चीज़ की हमारी जो इमेजिनरी पावर होती है बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। एंड हम तो वो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में लिख कर आते बस। तो ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, डिजेंसी एंड माइक्रोस्टेट के बारे में रेसिडुअल एंट्रोपी की एक फॉर्मूला है, दैट इज़ S=KB ln W। और सब चीज़ों में हम W के बारे में ही पहले पता लगाएंगे। आपने P2 के बारे में सुना होगा, दैट इज़ P2। अगर ये लिखा गया P2, ये नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेशन का दिया हुआ है, लेकिन P2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो आपको पता होगा, फैक्टोरियल जो होता है ये हम 15 तरीके से लिख सकते हैं। तो होमो डायटोमिक के बारे में बताया गया है, एंड फ्लोरीन मेटा एंड पैरा पे वो किस तरीके से रोटेशन करता है वो बताया गया है। उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूटिव पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है, जो डब्लू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल्स, जिसको हम लोग डब्लू बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैंने बताया, और उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, हम स्टैटिकल्स थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, तो दैट इज़ एस इक्वल टू के बी एल एन डब्लू। और एक तो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशनल, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब पता ही होगा, जब हम 9th-10th में थे तो हम लोग पढ़ते थे कि एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्ट्रीब्यूटिव बताओ, जिसमें हम पता लगा सकते हैं और जिसमें नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर दिए रहेंगे और नंबर ऑफ स्टैटिक्स दिया रहेगा एन, ठीक है। और फिर उसके यहाँ पर 4 केसेस बताए गए हैं, ठीक है। और उस चीज़ को हम दूसरे वीडियो में जानते हैं, बहुत आसान है। अगर देखो नंबर बताया गया है, एक तो उसका फॉर्मूला रहता है डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव पार्टिकल एम एन, जो नंबर दिया गया है 3 आपका नंबर है, और उसके ऊपर स्टैटिक्स 2 है, तो 3 3 9, ये हो गया। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस अगर दिए गए हैं कि एक पर आपके पास 3 एनर्जी के स्टेट्स हैं, अगर आप एक पर 2 ही रख सकते हैं या 3 ही रख सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है। एंड ऑक्यूपेंसी अगर दी गई है तो, और ऑक्यूपेंसी नहीं दी गई तो उसे फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है। ओके डॉक्टर, अब आगे का लेक्चर हम देखते हैं। इसके बाद मेरे 8 लेक्चर्स बचे हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद शाम को मेरे 2 और लेक्चर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद 6 बचेगा। देखते हैं कहाँ तक सफ़र चलता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड पढ़िए और बाय बाय।